डियर फ्रेंड्स, एलएलबी कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सामान्य जानकारी के कुछ और प्रश्नों के साथ में आए हैं। प्रथम प्रश्न है, निम्न सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में कुछ कथन हमारे पास में है। प्रथम कथन है, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए विषाणु द्वारा होते हैं। तो चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए वायरल डिजीज़ होते हैं, ये एकदम सही बात है। और चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए ये फैलते किसके द्वारा हैं? चिकन पॉक्स तो वायु के माध्यम से फैल जाता है और हेपेटाइटिस ए ये जल के माध्यम से फैलता है। चिकन पॉक्स वायु के माध्यम से और हेपेटाइटिस ए जल के माध्यम से। दूसरा है, टाइफाइड और खसरा जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। अब ये जीवाणु के द्वारा होते हैं क्या? टाइफाइड और खसरा, ये खसरा तो है आपका वायरल डिजीज़ जो वायु के माध्यम से संचरण होता है जिसका, और टाइफाइड ये है बैक्टीरियल। तो ये तो बैक्टीरियल है, ये तो जीवाणु के द्वारा होता है, फैलता है, लेकिन खसरा नहीं फैलता, तो ये कथन तो गलत हो जाएगा। अगला कथन है, अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। तो ये प्रोटोजोवन डिजीज़ हैं दोनों। मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है और अतिसार भी प्रोटोजोवन डिजीज़ है और जल के माध्यम से इसका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरण हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। हमारे पास में ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, और एक, दो और तीन। तो हम देख रहे हैं कि पहला और तीसरा इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3 गा, केवल एक और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि संवेग, द्रव्यमान गुणे वेग, कोणीय वेग, वेग। अब वेग सदिश राशि है, कोणीय वेग भी सदिश राशि है। एंगुलर मोमेंटम जब हम निकालते हैं तो हर एक उसके पथ पर उसकी दिशा हमको बतानी पड़ती है। दिशा अगर नहीं ज्ञात होगी तो कोणीय वेग कैसे पता चलेगा? वेग को ज्ञात करने के लिए भी हमें दिशा की आवश्यकता होती है और संवेग को ज्ञात करने के लिए भी हमें दिशा की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों तो हो गई सदिश राशि। अब ये द्रव्यमान हमेशा द्रव्यमान को बताने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए द्रव्यमान कैसा है? अदिश राशि है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? ऑप्शन 1 N2 नाइट्रोजन, यहाँ पे N2 का अर्थ है नाइट्रोजन। सेकेंड है NH3। नेक्स्ट है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और फोर्थ ऑप्शन है HCl। ओके, तो N2 जो है नाइट्रोजन, ये सबसे कम जल में घुलनशील है क्योंकि ये अध्रुवीय है, नॉन पोलर है। N2 क्या है? नॉन पोलर, और जल एक पोलर सॉल्वेंट होता है। तो जल जो है ध्रुवीय विलायक है और इसमें वही यौगिक या अणु घुलते हैं जिनकी प्रवृत्ति ध्रुवीय होती है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड भी अध्रुवीय है, लेकिन ये कार्बनिक अम्ल बना देता है जल के साथ में, इसलिए ये जल में घुल जाता है। और अगर कंपैरिजन करेंगे इनमें तो नाइट्रोजन सबसे कम घुलनशील है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? हमारे पास में ऑप्शंस हैं, कोशिका विभाजन का नियंत्रण, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका के कार्यों का नियंत्रण और हार्मोन का स्राव। तो राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का होता है। राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। आरएनए
तथा प्रोटीन का बना होता है। तो आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, या तो कोशिका में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये या तो कोशिका में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, या फिर अंतः प्रद्रवीय जालिका अथवा नाभिक कला के साथ संयुक्त होते हैं। राइबोसोम का नाम 1958 में वैज्ञानिक रिचर्ड वी रॉबर्ट्स ने राइबोसोम का नाम प्रस्तावित किया था। यह एक जटिल अणु है जो सजीव कोशिका से कोशिका द्रव में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर स्मृति है? अस्थिर स्मृति, अस्थिर का मतलब होता है वोलाटाइल मेमोरी इनमें से कौन सी है? पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, या ई प्रोम प्रोग्रामेबल ओनली रीड ओनली मेमोरी। ये ई प्रोम का क्या हो जाएगा? EPROM, ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इनमें से हमारा कौन सा वोलेटाइल है ये पूछा गया है। तो वोलेटाइल यानी अस्थिर प्रकार की तो रैम होती है, रीड ओनली मेमोरी तो सारी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी टाइप में होती हैं, चाहे ये पी रोम हो, चाहे रोम हो, चाहे ई प्रोम हो, ये सब क्या है? नॉन वोलेटाइल है। ये स्थिर मेमोरी कही जाती हैं, और रैम अस्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है किसका? तो पुनः संग्रह बताना है। ऑप्शन है शुगर का, स्टार्च का, ग्लूकोज का, या ग्लाइकोजन का। तो ग्लूकोज C6H12O6, यही तो होता है ग्लूकोज का फार्मूला। ग्लूकोज का क्या होता है? H12 ठीक है, ग्लूकोज का तो हमें पता है फार्मूला, लेकिन हमें यहाँ बताना है कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में कौन सा पुनः संग्रहित हो जाता है। ऑप्शन हमारे पास में शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पर? ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है। शुगर, स्टार्च और ग्लूकोज, इनसे तो सीधे सीधे शुगर से, स्टार्च से हमें ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है, लेकिन पुनः संग्रहण ग्लाइकोजन का होता है। कुछ और बातें हैं, जैसे मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रहण ग्लाइकोज का होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट की प्राथमिक भूमिका शरीर की सभी कोशिकाओं की ऊर्जा की आपूर्ति है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट मूल रूप से शुगर तथा स्टार्च होता है, तो शुगर और स्टार्च मूल रूप से होता है, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर ग्लाइकोजन रहेगा। कार्बोहाइड्रेट भोजन के पाचन के समय ग्लूकोज में बदल जाता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अतिरिक्त ग्लूकोज शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो क्या होती है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाती है, और ये वापस हमें ग्लूकोज संचित होने का मतलब पुनः संग्रह। ठीक है ना? तो शर्करा को वसाओं के रूप में बदलकर भी ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह किया जाता है। शर्करा को फैट के रूप में बदलकर भी ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह किया जाता है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो किस तरह से हमारे शरीर में संग्रह, किस रूप में संग्रह होगा? ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया गया। गौतम बुद्ध द्वारा
अपने धर्म में दीक्षित किया गया। किसको इसको इन्होंने दीक्षित किया है मान लो? आनंद, उपाली, देवव्रत और सुबद्ध। तो गौतम बुद्ध ने दीक्षित किया अपने धर्म में सुबद्ध, सबसे अंत में अंतिम उपदेश सुबद्ध को दिया था इन्होंने। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में बुद्ध कुशीनगर चले गए थे और कुशीनगर में ही सुबद्ध को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। आनंद उनके सबसे प्रिय शिष्य में थे। बुद्ध के जीवन काल में उनका चचेरा भाई देवव्रत धर्म का प्रधान बनने का प्रयास कर रहा था। बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर ही बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश देने को तैयार हुए थे। संघ में शामिल होने वाली पहली महिला का नाम प्रजापति गौतमी था। नेक्स्ट प्रश्न है, वंदे मातरम का संपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा, भीखाजी कामा, अरविंद घोष, बीडी सावरकर। हमारा आंसर अरविंद घोष है। अरविंद घोष वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन 1906 में हुआ था कलकत्ता से। इस समाचार पत्र से सुबोध चंद्र मलिक, विपिन चंद्र पाल आदि भी संबद्ध हैं। वंदे मातरम के नाम से ही 1909 में पेरिस से एक पत्रिका का प्रसारण किया गया। तो वंदे मातरम नाम की एक पत्रिका भी थी। पत्रिका पेरिस से प्रसारित की गई थी और जिसके संपादक लाला हरिदयाल थे। लाला हरदयाल जो गदर पार्टी के संस्थापक भी थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ये सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र का संपादन इन्होंने किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम इसमें नहीं है, लेकिन हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में है अबुल कलाम आज़ाद। ये राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। जैसा कि प्रश्न हमारा है, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो भीख मांगने वाली संस्था बोल दिया था इनको बाल गंगाधर तिलक ने। क्या हुआ था? तिलक ने कांग्रेस के आवेदन पत्र देने की नीति पर कहा था कि इस भिखमंगी से कुछ हासिल नहीं होगा। इन्होंने ही कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूट अर्थात भीख मांगने वाली संस्था कहा था। उन्होंने आगे भी बोला था कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर टर करने से कुछ हासिल नहीं होगा। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक जलसा। तो लाला लाजपत राय भी गर्मपंथी थे। लाला लाजपत राय भी गर्मपंथी थे और इन्होंने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक जलसा कहा है। बीसी पाल ये भी गरम दल के थे, गरमपंथी लीडर थे। इन तीनों ने क्या नरमपंथी कांग्रेसियों का विरोध किया था। 61 क्वेश्चन है, 1928 में गठित भारतीय संवैधानिक सभा समिति की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट का किसने विरोध किया? तो किसने विरोध किया? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और लाला लाजपत राय। तो विरोध किसने किया होगा? आपको क्या लगता है? मोहम्मद अली जिन्ना ही हो सकते हैं, यही आंसर है। 1928 में गठित भारतीय विधानसभा समिति के रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग अपनी प्रस्तुत की थी, जिसमें सांप्रदायिक मांगे थी। नेहरू रिपोर्ट की मुख्य मांग में भारत को संघ राज्य बनाना शामिल था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम सीट को आरक्षित करने की मांग भी नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? बहुत अच्छा प्रश्न है और संभवतः सभी को आंसर पता भी होगा। ऑप्शंस तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं और सारस हमारे उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। इसी प्रकार से राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी का राज्य पक्षी का नाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावड़। और मध्य प्रदेश का इसी प्रकार से दूधराज राज्य पक्षी है।
जिसे शाह बुलबुल भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल का श्वेतकंठ किंगफिशर है। अगला प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है? वेल्थ ऑफ नेशंस, वार एंड पीस, मैन ऑफ डेस्टिनी, मैन ऑफ ईटर्स ऑफ कुमायूं। मैन ऑफ ईटर्स कुमायूं जिम कॉर्बेट एकदम सही है। मैन ऑफ डेस्टिनी जॉन बर्नार्ड शॉ, ये भी एकदम सही है। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ एकदम सही है। लेकिन वार एंड पीस जो है विक्टर ह्यूगो ने नहीं लिखी। वार एंड पीस के हैं लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय, तो ऑप्शन खा हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से आरबीआई के कार्य नहीं हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य कौन से नहीं हैं? बैंकों का बैंक है ये, शाख नियंत्रक है ये, विदेशी मुद्रा का संरक्षक भी है, लेकिन ये कृषि विकास के लिए किसानों को सीधे धन आवंटित नहीं करता। यानी घा ऑप्शन हमारा एकदम सही है, ये कार्य नहीं है आरबीआई का। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका मुंबई में है। मुंबई में मुख्यालय है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है तथा नोटों का निर्गमन, विदेशी मुद्रा का संरक्षण, शाख नियंत्रण इत्यादि के कार्य भी करता है। आरबीआई के द्वारा ही प्रति 2 माह की अवधि पर मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ आदि की दरों का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? लघु उद्योगों की समस्याओं के बारे में बताना है। ऑप्शंस हैं पूंजी का अभाव होता है, विपणन का अभाव होता है, कच्चे माल का अभाव होता है, ये सभी। तो सारी ही समस्याएं लघु उद्योगों को हो जाती हैं। पूंजी का अभाव तो होता ही है, इसीलिए तो लघु उद्योग होते हैं। पूंजी अगर ज़्यादा होती तो मध्यम या बृहत उद्योग हो सकते थे। नेक्स्ट, अच्छा कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे लघु उद्योग के सामने उपकरण का अभाव भी रहेगा, वित्त तथा साख का भी अभाव रहेगा, मशीनों का भी के अभाव का भी सामना करना पड़ेगा। और ये एक समिति थी आबिद हुसैन समिति, इसका संबंध लघु उद्योग के विकास से है। लघु उद्योगों के विकास के लिए किस समिति ने काम किया है? आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति ने लघु उद्योगों के विकास के लिए काम किया है। अच्छा, एक बैंक है सिडबी, जिसकी स्थापना 1990 अप्रैल 1990 ईस्वी में हुई थी। सिडबी भी लघु उद्योगों के लिए जो है एक सर्वोच्च वित्तीय संगठन है, यानी पूंजी वगैरह की समस्या से निपटने के लिए काम करती है। सिडबी लघु उद्योग का सर्वोच्च वित्तीय संगठन है। इन समस्याओं के साथ साथ प्रबंधकीय क्षमता का अभाव, सस्ती विद्युत का उपलब्ध ना होना, बड़े उद्योगों के साथ स्पर्धा न कर पाना भी समस्या है। इस उद्योग को लघु उद्योग कहा जाता है जिसमें 5 करोड़ तक की पूंजी का निवेश किया जाए। अगर 5 करोड़ तक की पूंजी का निवेश किया जा रहा है तो वो क्या होगा? लघु उद्योग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ऑप्शंस है निर्यात बंद, आयात बंद, आयात निर्यात बंद, नियंत्रित पूंजी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित हो, अर्थात आयात निर्यात नहीं होता, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो आयात निर्यात अगर बंद कर दिया जाए तो बंद अर्थव्यवस्था। आदिम समाज में बंद अर्थव्यवस्था मौजूद थी। वर्तमान अर्थव्यवस्था कैसी है? खुली हुई है। खुली हुई अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है जहां आयात निर्यात दोनों होता है। बंद अर्थव्यवस्था में जीडीपी, जीएनपी दोनों बराबर होते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था है
बंद अर्थव्यवस्था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का प्रवाह नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है, समवर्ती सूची का विषय निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शंस हमारे पास में है समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना और डाक। तो डाक संघ सूची का विषय है, ये सभी को पता है। डाक संघ सूची का विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सूची का अर्थ है कि केंद्र सरकार को ही अधिकार होगा। अन्य तीनों समवर्ती सूची के विषय हैं। समाचार पत्र, परिवार नियोजन और कारखाना समवर्ती सूची के हैं जिन पर संघ एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची के विषय पर राज्य की कानून पर संघीय कानून को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो वर्तमान समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, लेकिन उनमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, यानी आंसर हमारा अंग्रेजी है। संविधान का अनुच्छेद 348 आर्टिकल 348 348 इसमें कहा गया है कि सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी, बोला गया है। लेकिन जो हमारी 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। बीजी खरे की सिफारिश से 1963 में अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक के लिए सरकारी कामकाज की भाषा का दर्जा दिया गया है। किस समिति के थ्रू? तो बीजी खरे की समिति की सिफारिश से 1963 में अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए सरकारी कामकाज की भाषा का दर्जा दिया गया है। अच्छा, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं होती? तो प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो उपराष्ट्रपति महोदय की नियुक्ति नहीं की जाती, इनका आधार निर्वाचन के थ्रू, इनका अनुच्छेद 66 के अनुसार इनका निर्वाचन होता है। बाकी प्रधानमंत्री, राज्यपाल और महान्यायवादी इनकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। निर्वाचन उपराष्ट्रपति का होगा, ये आर्टिकल 66 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है और निर्वाचन आर्टिकल 66 में है। उपराष्ट्रपति स्वेच्छता से त्यागपत्र दे सकते हैं और संसद द्वारा हटाने संबंधित प्रस्ताव पारित होने के आधार पर भी हटाए जा सकते हैं। राष्ट्रपति पद का उल्लेख 53 में है, आर्टिकल 53। अनुच्छेद 155 के आधार पर राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करेगा, राज्यपाल को भी नियुक्त करेगा और महान्यायवादी को भी राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। आर्टिकल 76 के माध्यम से हमें ज्ञात होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, आर्टिकल 66 के थ्रू हमें ज्ञात होता है। थारू जनजाति कहाँ की मूल निवासी है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में निवास करती है मुख्य रूप से, हालांकि बिहार में भी कुछ हिस्सों में पाई जाती है, पश्चिमी चंपारण में। अरुणाचल प्रदेश में मोपा, डबला, सुलुंग, मिशनी, मेजी, अपतानी आदि जनजातियां हैं। और मध्य प्रदेश में गोंड, भील, कोल, संथाल आदि। तमिलनाडु का जनजाति में टोडा भी इम्पोर्टेंट है, ये तमिलनाडु में जनजाति पाई जाती है। जनजाति आदिवासियों को कहते हैं जो जंगलों और पर्वतीय प्रदेशों में मूल रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है। तो शीत वर्षा होती है उत्तरी मैदानों में, क्यों होती है? ऑप्शंस हैं पश्चिमी विक्षोभ से, लौटते मानसून से, बंगाल की खाड़ी मानसून से, अरब सागर मानसून से। तो जो शीत वर्षा होती है उत्तरी मैदानों में वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है। उत्तरी मैदानों में जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ और उत्तर भारत में। अच्छा, सर्दियों में होने वाली वर्षा उत्तरी महाद्वीप क्षेत्र में रबी की फसल के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो सर्दियों में जो भी वर्षा होगी तो उत्तरी महाद्वीप के क्षेत्र में रबी की फसल जो होगी उसके लिए, उसके विकास के लिए बढ़िया होगी। लौटते हुए जो उत्तर मानसून है इनसे वर्षा कहाँ होगी? लौटते हुए उत्तर पूर्व मानसून से नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होगी। भारत की अधिकांश वर्षा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है अधिकांश भारत में उसी से वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है? फिशिंग, स्निफिंग, स्पूफिंग, स्ट्राइलिंग। आंसर हमारा है स्ट्राइलिंग। स्ट्राइलिंग एक कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है। कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पितामह हैं, वान न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है और कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। ऐसे ही आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी का हमारा 3rd जनरेशन में यूज़ हुआ था, जिसका आविष्कार किसने किया था? जेस किल्बी ने किया था। इस पर सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है और आईसी के बाद में हमारा माइक्रो प्रोसेसर आया था 4th जनरेशन में। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भारत का प्रथम कंप्यूटर था। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? ऑप्शन है विंध्य, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। तो आंसर जो हमारा है वो है धारवाड़। आ गए? भारत में लौह अयस्क धारवाड़ एवं कुडप्पा युगीन आग्नेय शैलों में पाया जाता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लेमोनाइट लोहा के मुख्य अयस्क हैं। इन अयस्कों में लोहे की सर्वाधिक मात्रा मैग्नेटाइट यानी 72% मैग्नेटाइट में होती है, सर्वाधिक मात्रा। इसके पश्चात हेमेटाइट में 50 से 60% लोहा पाया जाता है। भारत में हेमेटाइट किस्म का लोहा सर्वाधिक पाया जाता है। गोंडवाना तथा टर्सरी क्रम की चट्टानों में कोयला प्राप्त होता है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्षेत्रों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कॉलेजों में पहले वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की घोषणा की है? किस राज्य ने की है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना। आंसर हमारा उड़ीसा है। उड़ीसा ने कॉलेजों में पहले वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की स्लाइड्स में वांछित टेक्स्ट खोजने के लिए प्रदत्त फाइंड कमांड टैब में उपलब्ध है। तो किस टैब में उपलब्ध होगा? ये होम टैब में उपलब्ध होगा। इसी तरह से कंट्रोल F शॉर्ट की है जो फाइंड के लिए यूज़ की जाती है। कंट्रोल G शॉर्ट की का यूज़ गो टू के लिए किया जाता है। कंट्रोल H का प्रयोग रिप्लेस के लिए किया जाता है। कंट्रोल I इटैलिक के लिए, कंट्रोल K इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए, कंट्रोल K
इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए, कंट्रोल एन न्यू वर्कबुक ऐड करने के लिए, ओपन करने के लिए, सॉरी कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ ओपन करने के लिए किसी फाइल को, कंट्रोल ओ, कंट्रोल पी प्रिंट, कंट्रोल आर फिल राइट। ये कुछ शॉर्ट कीज थी। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद।